बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सारी बातें तो गुरु जी ने कर दी। अभी मैं पिछले 4 दिनों में 4 लेक्चर दिए मैंने। मैं छत्तीसगढ़ में, मैं रायपुर में लेक्चर दे रहा था, और ये चारों कार्यक्रमों में सबसे अच्छा विषय क्या रहा कि इन चारों विषयों का जो टाइटल था वो राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर था। ये बदलाव है, और ये बदलाव जब आना चाहिए था तब नहीं आया, लेकिन एक अच्छा रहा कि शायद इस बदलाव के अंदर हम ही लोगों को सहभागी होना था। पिछले 7-8 वर्षों के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्होंने बाबा साहब पे एक बात कही, स्टेटमेंट दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर को हरिजनों या दलितों का नेता कहना उनके भारत भूमि के लिए किए गए योगदान को कम आंकना है। अम्बेडकर हमारे महान राष्ट्रीय नेता थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं। शायद वो जो सीख दी, उसी सीख को लेकर के ऐसे तमाम सारे लोगों ने बाबा साहब के बहुत सारे पक्षों को जानने का प्रयास किया। और ये लगभग 8-10 साल का ही रिसर्च है, जिसमें हमने कहा कि अम्बेडकर जो है, वो जो पहले से एक डिस्कोर्स सेट था देश के अंदर कि अम्बेडकर यानी कौन, तो अम्बेडकर यानी अनुसूचित जाति के नेता। अम्बेडकर यानी कौन, तो अम्बेडकर यानी कि पिछड़ों के समाज के नेता। या फिर कह दिया गया कि अम्बेडकर यानी कि संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य अम्बेडकर। संविधान निर्माता नहीं, संविधान निर्माता भी का जो भी दौर आया वो आरपीआई के मूवमेंट के बाद बड़ी तेज़ी से उभर कर आया, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माना जाने लगा कि संविधान के बनाने वाले ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, और इसलिए ये सारा विषय। लेकिन तब तक भी नहीं आया। अब देखिए, इस देश की विडंबना इतनी रही कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक चिट्ठी लिखी पार्लियामेंट के अंदर कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक चित्र, तेल चित्र संसद के परिसर में, संसद भवन के अंदर लगना चाहिए। और वो सरकार कहती है कि अभी जो है वो संसद भवन के अंदर ऐसा कोई एप्रोप्रिएट स्थान नहीं मिला जहाँ पर हम उनको लगा सके। ये मानसिकता रही है, और ये सब रिटर्न है, लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। जिस अम्बेडकर ने इस देश के अंदर 1819 में सोशल डेमोक्रेसी की बात करी, वो चाहते तो कहते कि साहब आप जो ये व्यापार करने के लिए इंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग खोलने की बात कर रहे हैं साउथ ब्यूरो के कमेटी के आगे, या वोट डालने का, मतदान का अधिकार की बात कर रहे हैं, ये केवल अनुसूचित जाति तक सीमित रखिए, अनुसूचित जाति को दे दीजिए। लेकिन आप देखिए उनका व्यक्तित्व क्या था, उसमें वो महिलाओं को शामिल करते हैं। वो कहते छोटे छोटे जो उद्योग, काम धंधों के लिए सरकार कुछ मदद करे, महिलाओं को और अनुसूचित जाति जनजाति के समाज को वो करें। ये बाबा साहब का विजन। लेकिन बाबा साहब को मान क्या लिया गया? हाँ, ये तो दलितों के नेता है, दलितों के नेता। जब वो आरबीआई की बात कर रहे थे हिल्टन यंग कमीशन के आगे, तो क्या वो केवल और केवल एक वर्ग के लिए बात कर रहे थे? नहीं, संपूर्ण देश के लिए बात कर रहे थे। अगर वो सीजीए जो क्या बात करी इन्होंने, कंट्रोलर जो होता है उसके बारे में बात करी, तो क्या वो केवल एक समाज के लिए करी? तो ऐसा नहीं किया। अच्छा, जब 1929 के अंदर वो मुंबई लेजिस्लेटिव के अंदर एक भाषण दे रहे हैं, और उस भाषण में वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी सरकार ये जो शिक्षा के ऊपर इन्होंने बजट खत्म कर दिया, बजट कम किया है, ये सीधा सीधा समाज के तमाम जो भारत के लोग हैं उनको शिक्षा से बाहर निकाल देंगे, और इसलिए शिक्षा का बजट जो है वह कम नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं शिक्षा कोई दुकान नहीं है, शिक्षा कोई दुकान नहीं है कि जितना उसमें लागत आई उतना ही उसमें से प्रॉफिट होना चाहिए। शिक्षा इस सब दायरे से बाहर है।
और इसलिए सब तक शिक्षा पहुँचे, सरल हो, सुगम हो, सब तक वो पहुँच पाए। अगर इसकी बात कर रहे हैं अम्बेडकर, तो वो किसी एक समाज के बारे में बात नहीं कर रहे। जब असम के अंदर वो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट वीमेन भी है, तब भी उसको काम करना पड़ रहा है, वो बागों के अंदर, चाय के बागानों के अंदर, और जो मिलों में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको वहाँ पर भी काम करना पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैटरनिटी लीव होनी चाहिए। ये कोई और नहीं कर रहा, ये कोई और नहीं कर रहा, ये पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं। आप सोचिए दुनिया के देशों में कहाँ कहाँ ये लॉ था। भारत में ऐसा कानून बनना चाहिए जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के काम के घंटों की तुलना में काम के घंटे कम होने चाहिए। ये अम्बेडकर कह रहे हैं। उनके काम की परिस्थितियाँ पुरुषों की काम की परिस्थितियों से इतर होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, कुछ सरल कार्यों में उनको लगाना चाहिए। यह बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। तो फिर महिलाओं के भी तो नेता वही हुए। लेकिन क्या महिला आंदोलन के अंदर कभी बाबा साहब को आगे रखकर देखा गया? साहब महिलाओं के लिए अगर मैटरनिटी लीव की बात हो या काम के घंटों की बात हो या अच्छी परिस्थितियां देने का विषय हो, इन सारे विषयों में बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे। इतना ही नहीं है, उनके जो बच्चे हैं, पुरुष की भी जिम्मेदारी है बच्चों पर, माता की ज़्यादा जिम्मेदारी है बच्चों पर। वो न्यूयॉर्क के अंदर एक भाषण में भी इस बात को कहते हैं कि एक महिला जो है वो ही बच्चों को गढ़ती है। उसमें लबोलबाप ये निकल कर रहा था उनके स्पीच में। क्या करते हैं, क्या कहते हैं वो कहते हैं अंग्रेजी सरकारों को ये आदेश देना चाहिए उन कारखानों को जहाँ पर बच्चे, जहाँ पर वो माताएं काम करती हैं, उनके बगल के अंदर एक क्रैच जैसी व्यवस्था, जो आज हम सोच रहे हैं, ऐसी व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए उन बच्चों के लिए, जिनको भोजन मिल जाए, उनकी पढ़ाई हो जाए और वो माँ के संपर्क में भी नितांत रहते रहे। लंच टाइम में माँ देख सकती है आकर के। ये सारी सोच बाबा साहब कोई आज़ादी के बाद नहीं कर रहे। 24, 25, 26, 29 और जब 40 में वो वाइसराय की कमेटी के, लेबर कमेटी के जब मेंबर बनते हैं, तब उनका आप सुधार देखिए, तब उनका विषय देखिए। लेबर लॉस को लेकर के बाबा साहब ने गजब का काम किया। और आप देखिए उस समय चुनाव के अंदर वो 17 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से और 15 पे जीत जाते हैं। लेकिन फिर भी वामपंथी नेता थे MS डांगे, वो कहते हैं कि अंबेडकर नॉट ए लीडर ऑफ वीमेन्स, अंबेडकर कोई महिलाओं के नेता नहीं है, अंबेडकर नॉट ए लीडर ऑफ लेबरर्स, वो कोई मजदूरों के भी नेता नहीं है। और फिर कहते हैं इतना ही नहीं, वो कहते हैं अंबेडकर कोई दलितों के भी नेता नहीं है, वो केवल और केवल एक महार जाति के नेता है। ये बात कही जिस आदमी ने सारे के देश के मजदूरों के लिए कुछ कानून बने, ऐसी व्यवस्था करने की बात कही, उसको केवल और केवल एक जाति का नेता बता करके इन वामपंथियों ने मर दिया दुनिया के आगे। दुनिया के आगे किया नहीं। बाबा साहब ने हिंदू समाज को लेकर के, मैं अक्सर इस विषय को देखता हूँ, हिंदू समाज को लेकर के बहुत सारी आलोचनाएं करी। और हम सब पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, सब शोध करते हैं। बाबा साहब ने हिंदू समाज व्यवस्था की आलोचना करी, पर क्या कभी हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग किया? क्योंकि वो खुद ही धर्म और रिलीजन को भिन्न मान रहे थे। जब वो धर्म और रिलीजन को भिन्न ही मान रहे थे, तो वह इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो वहाँ पर शब्द लिखते हिंदू धर्म, लेकिन जब ट्रांसलेशन किया गया तो उसको धर्म बना दिया गया, तबकि रिलीजन और धर्म दोनों भिन्न थे। खुद बाबा साहब कहते हैं, प्रवेश नहीं कह रहा। रिलीजन के अंदर एक किताब, एक भगवान, एक प्रकार की पूजा पद्धति, इस आधार पर एक रिलीजन बन जाता है, पर लेकिन धर्म तो इससे बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बारे में बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब ने कहा है। लेकिन हमने क्या करा? हमने बार बार यही कहा कि ये तो इन्होंने ये कहा। हाँ, हमारे समाज में, हिंदू समाज में कुरीतियाँ थी, पर हिंदू समाज ने उसके विरुद्ध लड़ाई भी करी। ये भी मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब कह रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, मुस्लिम समाज को जब कहते हैं टारगेट करते हुए, वो कहते हैं
कि हाँ मैं मानता हूँ कि हिंदू समाज में सामाजिक कुरीतियाँ हैं, लेकिन इस्लाम में भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। लेकिन मुझे संतुष्ट करने वाला ये है कि हिंदू समाज के भीतर उन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध स्वर है, आवाज है, उनका विरोध करने वाले लोग हैं, और वहीं पर इस्लामिक समाज के अंदर उनका विरोध जो है गैर इस्लामिक बना देता है और कुरान के खिलाफ बना देता है, उनके रिलीजन के खिलाफ बना देता है। ये बाबा साहब कह रहे हैं, ये सारे शब्द बाबा साहब के शब्द हैं, मेरा शब्द इसमें एक भी नहीं है। यानी कि भारत के हिंदुत्व को, भारत की सनातन परंपरा को अगर किसी ने सुरक्षित संवर्धित करने का कार्य किया तो वह भी पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बाबा साहब ने कोई नई चीज़ नहीं करी थी, बाबा साहब ने कोई नई चीज़ नहीं करी थी, तो क्या किया था? अरे बाबा साहब ने तो वही जो सनातन की संस्कृति थी, समान आकृति समान हृदयानी का जो मंत्र हम जप रहे थे, एकम सद विपरा बहुधा वदंती की बात जो कर रहे थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हम मंत्र बार बार पढ़ रहे थे, उसी समाज रचना की, उसी समता की, उसी स्वतंत्रता की, उसी न्याय की बात तो कर रहे थे। अगर वो समाज की बात कर रहे थे तो वो सम और अज को मिला करके इकट्ठा होकर के उन्नति करने के विचार की ही तो बात कर रहे थे। और वो बात बाबा साहब ने ही करी थी, ऐसा नहीं था। उससे पहले प्रभु राम के काल में आप जाइए, प्रभु राम के साथ जब सुमंत एक प्रश्न करते हैं, समाज के बारे में प्रश्न आता है, तो वो समाज की परिभाषा गिन्सबर्ग की परिभाषा से लाखों गुनी अच्छी परिभाषा है, जिसमें वो कहते हैं कि समाज की रचना का एक मूल सिद्धांत बंधुत्व का भाव होता है। जब उसकी पीड़ा में मुझे मेरी पीड़ा मिल जाए, उसके सुख में मेरा सुख मिल जाए, ऐसी स्थिति के निर्माण से समाज बनता है। अच्छा, राम के बाद बुद्ध भी वही परंपरा कहते हैं, बुद्ध भी यही कहते हैं कि जब मुझे उसकी पीड़ा में अपनी पीड़ा जैसी लगने लगे, उसके सुख में मैं आनंद लूँ सुख का, ऐसी स्थिति का जब निर्माण होता है तब समाज का निर्माण होता है। अरे बाबा साहब तो इसी समाज की संकल्पना तो कर रहे थे, जिस समता की बात कर रहे थे उसी समता की बात तो राम जी ने बताई, उसी समता की बात तो बुद्ध ने कही, उसी समता को रविदास जी अपनी बेगमपुरा में देख रहे हैं, उसी समता की बात तो प्रेम नगर के अंदर कबीर देख रहे हैं, और उसी समता को सामाजिक लोकतंत्र के दायरे में बाबा साहब अम्बेडकर देख रहे हैं। इसलिए कोई भिन्न बात नहीं कर रहे। अगर वो राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र को की जो सीमेंट क्या है, तो राष्ट्र को जोड़ने वाला सीमेंट क्या है, तो वो बंधुत्व है। वो बंधुत्व के आधार पर ही राष्ट्र बन सकता है। यही तो बाबा साहब कह रहे हैं, यही तो बाबा साहब ने कहा है, यही बातें हैं, और यही आज की सरकार के अगर परिपाटी को देखा जाए, उसके कार्य को देखा जाए, आपको स्पष्ट रूप से दिखता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर प्रो पुअर कोई पॉलिसी बन रही है तो वो बाबा साहब की बात ही तो हो रही है। अगर गांव को लेकर के, गांव की समाज की रचना में कैसे सबका विकास हो पाए, अगर ये संकल्पना सरकार सोचती है तो बाबा साहब की बात को ही तो सोचती है। बाबा साहब का बड़ा अच्छा कोट है, बाबा साहब एग्रीकल्चर को लेकर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि औद्योगिकरण और तकनीकी विकास दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कृषि जो है वह उस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, इसलिए उसका उन्नत होना भी ज़रूरी है। इसलिए चाहे महाराष्ट्र की कोटी सिस्टम की व्यवस्था हो या चकबंदी का विषय हो, इन सारे विषयों पे उन्होंने बात की। या फिर स्मॉल जो होल्डिंग ऑफ लैंड का इशू था, उस पर पूज्य बाबा साहब ने बड़े अच्छे से बात करी। आप सोचिए, आज हम संयुक्त परिवारों की बात करते हैं, जब बाबा साहब को हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तब वो कहते हैं कि जमीनों का बंटवारा आसानी से नहीं होना चाहिए। एक बाप के 4 बेटे हैं, एक बाप के पास 20 बीघे ज़मीन है, उस 20 बीघे ज़मीन के अंदर वो ज़्यादा उपज
कम खर्चे और कम लागत पे अधिक प्रॉफिट ले पाता है। लेकिन जब वो 5-5 में बढ़ जाएगी तब उसमें दिक्कतें आ जाएगी। इसलिए बाबा साहब क्या कहते हैं, कनेक्टिंग कलेक्टिंग फार्मिंग। जो आज हम सरकार कह रही है ना, उस मॉडल को हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व के कई इलाकों में, बुंदेलखंड के कई इलाकों में किसानों ने ऑप्ट किया है। वो बाबा साहब उस समय 23-24 में ये पूरा मॉडल दे रहे थे। चाइना ने उसको बहुत हद तक लिया है, दुनिया के देशों ने लिया है। वो क्यों कह रहे थे बाबा साहब, वो जो गांव का किसान है, वो सबसे नीचे की कड़ी है, उसको भी विकास करना चाहिए। विकास की धारा में वह भी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए उसको मजबूत करने के हेतु को लेकर के बाबा साहब यह बात कह रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर कनेक्टिंग कलेक्टिव फार्मिंग होती है, उसमें लागत कम आती है, उसमें श्रम कम लगता है और उसमें जोखिम कम होता है। उसमें जोखिम कम होता है और उसमें लाभ ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर 20 बीघे खेती के अंदर गन्ना मैंने बोया तो वो गन्ना मुझे बेचने के लिए मंडी में जाने की आवश्यकता नहीं है। साहूकार मेरे खेत पर आकर के मेरे फसल का कीमत लगा करके मुझे दे दें। अब सोचिए बाबा साहब का विजन क्या था। एक और पक्ष बाबा साहब का है, लगभग लोगों को ध्यान नहीं। बाबा साहब आज़ाद भारत से पहले भी और आज़ाद भारत के कुछ समय तक भी जो ये जल परियोजना है, ये जो बिजली की परियोजना है, इसकी कमेटी के भी वो अध्यक्ष थे। दामोदर घाटी परियोजना के पूरा उनके द्वारा ये उसको बनाया गया था। हम लोग नहीं जानते। अच्छा, गांव में अगर रोशनी आएगी और पानी का अगर मल्टीपल यूज होगा तो क्या केवल एक वर्ग के लिए होगा, संपूर्ण समाज के लिए होगा, है ना। तो संपूर्ण समाज के लिए बाबा साहब उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और विषय आप सबके मन में जाना चाहिए। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। अक्सर कल भी जब परिचय मेरा करा रहे थे लोग, तो उस समय अपने भाषण में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एक बात कही कि बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उनका भी बड़ा योगदान था संविधान को बनाने में। मैं कह रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ कह रहा हूँ, रेफरेंस के साथ कह रहा हूँ। अय्यर साहब उस कमेटी के एक सदस्य थे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वैसे तो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, जिसमें एक की मृत्यु हो गई थी, एक मध्य प्रदेश के कभी आते नहीं थे, कुछ लोग दो या एक व्यक्ति इंग्लैंड चले गए थे, वहाँ से कभी आए नहीं, एक अक्सर बीमार रहते थे। मैं तो कभी कभार सहयोग कर पाता था। तो इसलिए मैं बधाई देता हूँ और साधुवाद के पात्र डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिन्होंने अकेले ही इतने बड़े कार्य को मूर्त रूप दे दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पार्लियामेंट डिबेट्स हैं, उस डिबेट्स के अंदर नेशनल असेंबली के जो डिबेट्स हैं, उन डिबेट्स में ये है विद रेफरेंस। मैंने अपनी किताब में दी, छोटी सी पुस्तक है, 15 पक्ष मैंने बाबा साहब के उसमें उभारने की कोशिश की, एक एक पक्ष पे, और अपना कुछ भी नहीं, सब रेफरेंस के आधार पर। और रेफरेंस कौन से? वो भी बाबा साहब के वॉल्यूम्स के रेफरेंस। एक और विषय हमारे लोगों के मन में जाना चाहिए, वो ये है कि कई बार हम लोगों से गलती हो जाती है और हम बार बार कहते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया, वह धर्मांतरण कर लिया या मतांतरण कर लिया। बाबा साहब ने कोई मतांतरण या धर्मांतरण नहीं किया। बाबा साहब बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उस समय देश में 2 ही विद्वान व्यक्ति थे, हरि सिंह गौर थे और दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। बाबा साहब चाहते तो उस कार्यक्रम का नाम रखते बौद्ध धर्म परिवर्तन या करके कोई कार्यक्रम का नाम रखते। उन्होंने क्या रखा? इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा, धम्मचक पवक्तन। धम्मचक पवक्तन। अब ये धम्मचक पवक्तन क्या है? तो ये पाली भाषा का शब्द है, इसको लिख लीजिए आप और आर्टिकल डालेंगे तो आ भी जाएगा। धम्मचक पवक्तन का अर्थ होता है कि रुके हुए धम्म के पहिए को आगे बढ़ाना। बाबा साहब कहते हैं मैंने सिर्फ इतना काम किया है, इतना काम किया, कोई कन्वर्जन नहीं किया, कोई कन्वर्जन नहीं करा।
कोई हिंदू समाज के विरुद्ध नहीं थे। स्पष्ट उनके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को पढ़ने के बाद मुझे तो समझ में आता है, मुझे तो समझ में आता है, और दुनिया के देशों को भी ये समझ में आने लगा। इसलिए सिंबल ऑफ नॉलेज कह दिया गया, सिंबल ऑफ इक्वालिटी कह दिया गया। भले ही देश के अंदर कुछ लोग उनको आज भी जैसा गुरुजी ने कहा ना कि 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को माला डालकर उनके बारे में कहानियाँ शुरू हो जाती हैं और दलितों का नेता बता दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तिब्बत का इशू में बोलने वाला था, गुरुजी ने बोल दिया। तिब्बत को लेकर के बाबा साहब का क्या गजब का काम था, क्या गजब उन्होंने बोला लखनऊ यूनिवर्सिटी में। एक और विषय है स्वेज नहर को लेकर, स्वेज नहर उसको लेकर के बाबा साहब नेहरू को क्या कह रहे हैं, कैसे व्यापार होगा और कैसे हमारा यूरोप के साथ कनेक्ट होगा पूरा होते हुए, सब व्यक्तित्व। लेकिन फिर भी उनके साथ अन्याय हुआ। लेकिन अच्छी चीज़ है कि आज कम से कम देर आए दुरुस्त आए, समाज में आज बाबा साहब को लेकर के चर्चा हो रही है, परिचर्चा हो रही है और राष्ट्र निर्माता के रूप में बाबा साहब की प्रस्तुति हो रही है, उनके बारे में चिंतन मनन किया जा रहा है। ये एक बड़ा विषय है। बहुत धन्यवाद शिवानंद जी का, जिन्होंने मुझे बुलाया। वंदे मातरम।